देखिए जो जेई क्वेश्चन फ्रेम करता है, जेई के ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि या तो वो एडजॉइंट पे कोई क्वेश्चन बनाएगा, या तो एडजॉइंट पे कोई क्वेश्चन बनाएगा, या फिर इनवर्स पे कोई क्वेश्चन बनाएगा। और इनवर्स पे क्वेश्चन बनाने के लिए, मतलब एडजॉइंट या इनवर्स पे क्वेश्चन बनाने के लिए प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। वो कभी ये नहीं पूछेगा कि इसका इनवर्स निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। ये सारे क्वेश्चन तो स्कूल में आते हैं कि इनवर्स पे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांग ली, या एडजॉइंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपसे डिमांड कर ली, तो ये तो स्कूल में आता है। वो प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड काम करते हैं कि अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो मे बी आपको टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड होकर क्वेश्चन को छोड़ दें। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एडजॉइंट में जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको लगता है तो थोड़ा थोड़ा आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खूब सारी है, पैकेज में सारी प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर आप किसी बुक को देखेंगे तो बुक में भी सारी प्रॉपर्टी नहीं है। शायद मैंने कुछ चीजें नोट कर रखी हैं कि जो जेई ने पास्ट ईयर में पूछी है, उन प्रॉपर्टीज को मैंने मिक्स करके टोटल एक डाटा तैयार किया हुआ है, तो वो मैं आपको सारा समझा रहा हूं कि ये चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आप नोट करके रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एडजॉइंट का कोई क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो उन्हीं में से ही कोई एक प्रॉपर्टी आपको हेल्प कर देगी कि यार हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एडजॉइंट पे थोड़ी सी बात कर लूं, और अगर फिर टाइम मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी थोड़ा मैं समझाऊंगा। देखिए हाँ, रहा कि जो बेसिक्स हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मैं करा दूंगा। ये जो दो टॉपिक है ना, ये मेन है मैट्रिक्स में, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अपने स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा है, स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। तो वो चीजें मैं जल्दी भी करा दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन ये दो टॉपिक अगर हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं तो मैट्रिक्स का मेन वेटेज इन्हीं दो टॉपिक्स का है, या तो एडजॉइंट निकालना या फिर इनवर्स पे कमेंट करना। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो सपोज मैं एक मैट्रिक्स की बात करता हूँ। लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, मैंने एक मैट्रिक्स ली है, डेट इज 2 3 4 एंड 5। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। फाइन। आपको याद होगा कि जब मैं डिटरमिनेंट आपको पढ़ा रहा था तो मैंने दो टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस किए थे, एक तो माइनर और एक है कोफैक्टर। एक तो माइनर माइनर एक टर्म हमारे पास था, और दूसरा टर्म था कोफैक्टर। वैसे तो याद ही होगा, लेकिन एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन मैं आपको दे देता हूं कि माइनर क्या था और कोफैक्टर क्या था। यहाँ पे चार एंट्री है। इस लोकेशन का नाम है A11, दिस इज A12, दिस इज A21, और ये है आपका A22। फाइन। अगर मैं इस एंट्री का माइनर फाइंड आउट करूं, अगर मैं इस एंट्री का माइनर फाइंड आउट करूं, गलती से वो मिट गया, दैट इज 2। तो इसका अगर मैं माइनर निकालूं तो इसको निकालने के लिए आपको ये क्लोज करना है और ये क्लोज करना है, और जो एंट्री आपको नजर आ रही है वो गिवन गिवन लोकेशन का माइनर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि A11 का माइनर क्या होगा, तो A11 का माइनर मुझे 5 लिखना पड़ेगा, और कोई भी सिंबल पे ध्यान नहीं देना है, मतलब प्लस माइनस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माइनर की बात करें, डायरेक्टली आपको एलिमेंट लिखना है। तो मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूं कि मैंने क्या बोला है, डेट इज 2 3 4 5। अगर ये एंट्री का माइनर निकालना है तो 5 आएगा, ये एंट्री का माइनर निकालना है तो 4 आएगा, इस एंट्री का माइनर निकालना है तो 3 आएगा, और 5 का माइनर निकालना है तो 2 आएगा। मैं ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये सब पे हमने बात की हुई है, ये कोई नई चीज मेरे लिए नहीं है। फिर बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर की अगर मैं बात करूं तो शायद आपको याद होगा कि मैंने इसके लिए फॉर्मूला प्रोवाइड किया था। किसी भी एंट्री का, जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं कि कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, सपोज आपके पास कोई एक एंट्री है ए आई जे और इसका कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो कोफैक्टर होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे के। आई होप सो कि मैंने डिटरमिनेंट में ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से बताया था, और माइनर के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। हमारे लिए मेन कंसर्न है एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट पे एडजॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब पे हमें बेसिकली बात करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सपोज कोई एक मैट्रिक्स है, लेट ये मैं अभी कम ऑर्डर की मैट्रिक्स पे ही काम कर रहा हूं, तो लेट 2 3 4 5 ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करिए, है ना। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, पहले तो सिंबल पे बात करें कि एडजॉइंट एडीजे आप लिखते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है, जब भी आपसे पूछा जाए कि आप गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, तो सबसे पहले हम सारी एंट्रीज के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे भी सिंबल डाल रहा हूँ C11, दिस इज C12, दिस इज C21 एंड दिस इज C22।
अब यहाँ पे C11 का क्या मतलब है, C12 का क्या मतलब है, C21 का क्या मतलब है और C22 का क्या मतलब है। तो C11 का मतलब है C11 इज एक्चुअली द को-फैक्टर ऑफ A11। तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ इस बात को, मैं बस वर्बली बोल रहा हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो जो C11 है दैट इज अ को-फैक्टर ऑफ A11, C12 दैट इज अ को-फैक्टर ऑफ A12, C21 को-फैक्टर ऑफ A21 और C22 मतलब को-फैक्टर ऑफ A22। और इसका करना क्या है, इसका आपको लेना है ट्रांसपोज। तो वैसे स्कूल में ट्रांसपोज आपने पढ़ा होगा, मैं भी पूरा पढ़ा दूंगा कि ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा क्योंकि एडजॉइंट पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो ट्रांसपोज पे अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोज में करना क्या है। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, 5 और 6, और मैंने आपसे कहा कि आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। तो आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, मतलब ये जो रो है ये कॉलम में लिखना शुरू कर दीजिए, दैट इज 2, 3 एंड 5, 6। तो ये गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। आई होप सो कि आपको पता होगा, तो मैंने बस एक बार ऐसे ही बता दिया है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि सपोज अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और आपसे पूछा जाए कि गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, तो करना क्या होता है। आपको करना ये है कि जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आप पहले उन एंट्रीज को, जैसे ये जो एंट्री थी ये एंट्री थी A11, इसी को इसके को-फैक्टर से पहले रिप्लेस करिए, इसको इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करिए, इसको इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करिए और इसको इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करिए, और उस मैट्रिक्स का ले लीजिए ट्रांसपोज, एंड दैट इज सेड टू बी द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए मैं आपको एक मैट्रिक्स दे देता हूं, आप मुझे जरा उसका एडजॉइंट निकाल के दे दें, फिर मैं आगे बात कर लूंगा। तो मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 0, 1, -1, 0, 2 और ये है 3, 4, 5। आपको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, लेकिन इसे निकाल लीजिएगा। क्या बढ़िया। चलिए आप एक काम करिए, मैं कोई भी एक पर्सन बता दूं, मेरे को लगता है एडजॉइंट वगैरह सब आप निकाल लोगे आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई रो की एंट्रीज बताएगा, रो के ऑर्डर में आप मुझे एंट्रीज बताते जाइए, पहला रो क्या है, सेकंड रो क्या है, थर्ड रो क्या है। आया नहीं है क्या अभी? ठीक है, -8, -4, 0 ये पहला है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ रहा है -8, -8, -4, 0, और दूसरा हमारे पास है -11, 7, 5, -11, 7, 5, 5 और तीसरा सर 7, 8 सॉरी ओके 7, 8, और तीसरा 0, 5, 0 0, 5, 0। बढ़िया, ठीक।
तो देखिए एडजॉइंट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्कूल में अगर आएगा, अगर स्कूल लेवल की बात करूं तो स्कूल में 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स आपको देगा, बोलेगा कि यार इसका एडजॉइंट निकाल दो। तो जब आप एडजॉइंट निकालोगे तो थोड़ा लिखने पे भी ध्यान दीजिएगा। वो एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन कर ही रहे होंगे, वहां पे हर एक का कोफैक्टर आपको निकाल के देना होता है। अगर आप वो स्किप करेंगे तो हो सकता है वो कम आपको मार्क्स देगा। खैर एनीवे, मेरे को बस एक आइडिया देना था कि एडजॉइंट हम लोग निकालते कैसे हैं। हमारे लिए जो मेन कंसर्न है वो है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, ये मेरे लिए सबसे इश्यू है, मतलब ये सब चीजें मुझे डिस्कस करनी है। तो मैं यहाँ पे एक ही करके सारी प्रॉपर्टी लिखूंगा। जो प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आएगी मुझे आप बताइएगा, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, वैसे अब इसका काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स हमेशा नल मैट्रिक्स होता है। ये बात ठीक है? यस सर। सही है ना? अगर आपके पास कोई एक नल मैट्रिक्स है, ऑब्वियस सी बात है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकालेंगे। अगर आपके पास कोई एक नल मैट्रिक्स है और अगर आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वो अगेन एक नल मैट्रिक्स आएगी। मैंने यहाँ लिख जीरो दिया है, इसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट लिखूंगा। तो यहाँ तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने जीरो लिखा है, लेकिन वो शायद ओ होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ओ मतलब ओ विच इज रिप्रेजेंट द नल मैट्रिक्स। तो अगर आप किसी नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो वो भी एक नल मैट्रिक्स ही आएगी। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको लगता है तो इसे नोट करिएगा सारी चीजों को। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसे नोट करके जैसे रखते हैं किसी पेपर पे और फिर आप एडजॉइंट का कोई क्वेश्चन करिए, डजंट मैटर वो एडवांस का है, मेंस का है या स्कूल का है, आई थिंक 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आप इसका अगर एडजॉइंट लेते हैं तो अगेन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्या ये बात सही है? बोल दो यार, सिर्फ ठीक है ये? यस सर, यस सर। ठीक ठीक ठीक। अभी शुरू में ऐसे ही थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये तो हम जानते हैं, चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे बात करूंगा। एडजॉइंट ऑफ स्केलर, एडजॉइंट ऑफ स्केलर इज इक्वल टू स्केलर। अब इसका क्या मतलब है? श्रुति, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है? ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली एडजॉइंट की। सर अगर अपन एक स्केलर मतलब कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 हाँ 4 हाँ सर उसका हाँ। अपन एडजॉइंट लेंगे तो वही तो होगा ना सर। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं। बदलने वाला है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज सेम हो, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, और नॉन लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज सारी की सारी जीरो हो। इसको इन जनरल लिखते कैसे हैं? मैं इसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ ये काम का है तो सुनिएगा। इसको मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं कि ए आई जे की वैल्यू 2 के बराबर होगी इफ आई इज इक्वल टू जे हो, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। फाइन। ये जो 2 है ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब मैं अगर जनरल लिखता तो मैं इसे के लिखता कि के इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी सारी की सारी मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को मेंटेन करती है, इन दोनों कंडीशनों को मेंटेन करती है, दे आर सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये अभी वो पॉइंट है ही नहीं। इसका केवल और केवल ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक स्केलर मैट्रिक्स है और अगर आप उसका एडजॉइंट निकालते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा से वही मैट्रिक्स आएगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका केवल मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स आएगी वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसके लिए हमें तुरंत अपने फंडा को क्लियर करना चाहिए। मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर की, और ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, और फिर मैंने एक मैट्रिक्स ली है 3 into 3 ऑर्डर की, और इसकी लीडिंग डायगोनल में ले रहा हूं 3 3 3 0 0 0 0 0 0। हार्डली 4 मिनट से ज्यादा वेस्ट नहीं होंगे आपके। आप जरा दोनों का एडजॉइंट निकाल के दीजिए मेरे को, क्योंकि जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तभी इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा, नहीं तो आप जो सोच रहे हैं वो है ही नहीं।
हो गया सर। हो गया। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट का एडजॉइंट कितना आ रहा है? सेम आ रहा है? हाँ। और एडजॉइंट ऑफ बी? 9 0 मतलब लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज 9 है, बाकी 0। यस यस। अब ये क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। हो सकता है अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता तो जैसे अभी आप मुझे बोल रहे थे कि इसी नंबर का एडजॉइंट नंबर होगा, ये एक्चुअली नहीं है। यहाँ स्केलर का मतलब था कि आप एक ऐसी मैट्रिक्स की बात करें जो स्केलर मैट्रिक्स है। तो वैसे जैसे मैंने कहा कि मैं जब बेसिक्स में एक अगले लेक्चर पे या किसी भी लेक्चर पे बेसिक वाली चीजों पे भी थोड़ा सा बात कर लूंगा कि स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, पर ये स्कूल में सब लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यहां पे मतलब ये केवल और केवल इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंने लिखा है कि वो स्केलर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैट्रिक्स आपने ली है वही दोबारा से आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर क्या है। अब जैसे पहले वाले केस में इसका वैसे फॉर्मूला है, मैं अगली शायद 5वीं या 6वीं प्रॉपर्टी में इसका फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा, इसका प्रॉपर्ली फॉर्मूला है। लेकिन अभी चलो मुझे फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है, मैं तो अभी बेसिक शुरू किया हूं। तो इसमें तो दोबारा से वही आ रहा था, लेकिन इसमें चेंज हुआ। तो अपने दिमाग में क्लियरिटी रखनी है कि ऐसा नहीं कि अगर आप कोई स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले रहे हैं तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आएगी, वो चेंज भी कर सकती है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। जब मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आई होप सो कि ये श्रुति ये स्टेटमेंट अब समझ में आ गया होगा। श्रुति हाँ स्टेटमेंट सर, उस टाइम वो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन उतनी मुझे याद नहीं आई थी इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अब मैं चौथे स्टेटमेंट पे चल रहा पढ़ा हूँ। तो था स्कूल में, पढ़ा तो चलिए था स्कूल में। ठीक है ठीक है, आप थोड़ा चलिए ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ चौथी प्रॉपर्टी पे, इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं फिर से एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट ये है कि अगर आप एक डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं, अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन फिर से इसको क्लियर करना है। इसको क्लियर ऐसे करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स आप लेके चलो दोबारा से वही आ जाएगा। हाँ, जो मैट्रिक्स आएगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब में भी लोगों के दिमाग में हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है, इससे थोड़ा डायगोनल मैट्रिक्स पे भी बात हो जाए। तो अगर मेरे पास सपोज इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लीडिंग डायगोनल को 2 3 4 कर दिया है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी की सारी एंट्री जीरो। तो इसको लिखते कैसे हैं? ए आई जे इज इक्वल टू के होना चाहिए, है ना। मतलब या फिर आप लिखें कि ए आई जे इज इक्वल टू स्केलर होना चाहिए, है ना, फॉर आई इज इक्वल टू जे के लिए। और आई अगर नॉट इक्वल टू जे है तो सारी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, सारी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो फिर उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो लगे हाथ हमें डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक रिकैप मिल गया कि व्हाट इज एक्चुअली द डायगोनल मैट्रिक्स। इनफैक्ट डायगोनल मैट्रिक्स में जब सारी एंट्री सेम हो जाती है, ये स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स का। और इसी में जब सारी एंट्रीज 1 हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और उसी में जब सारी एंट्री 0 हो जाएगी तो उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। आई होप सो कि वो चारों क्लियर हो गया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास हो गया, स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया, यूनिट मैट्रिक्स क्लियर हो गया और नल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। ये डायगोनल, स्केलर, यूनिट और नल। मैंने कहा डायगोनल में ये तीनों एंट्री को सेम होना जरूरी नहीं है ना, वो डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तब उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर कब बोलते हैं? जब सारी की सारी एंट्री सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब ये सारी की वैल्यूज 1 हो जाए। और नल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब ये सारी वैल्यू 0 हो जाए। तो ये 4 डेफिनेशन भी हमारी साथ के साथ क्लियर हो गई। और मैंने तो केवल ये बताया है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर आप उसका एडजॉइंट ले रहे हैं तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। डोंट थिंक कि ये दोबारा से वही मैट्रिक्स आएगा। हाँ, जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगी। मैं ऐसे ही आपको फिर से रीचेक करवा सकता हूं, पर मुझे लगता है कि आपको जब पुरानी वाली बात, ये वाली बात समझ में आ गई है तो इसको समझने में ज्यादा इश्यूज नहीं आ रहे होंगे। और अब मैं चल रहा हूं आगे। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मुझे लगता है कि इस पे जेई ने काफी बार क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। मान के चलिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और आपने इसका ट्रांसपोज लिया और फिर आप इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के। मतलब आप साइन को कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो वो बोल रहा है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, पहले आप इसका ट्रांसपोज लीजिए फिर एडजॉइंट निकालिए। डजंट मैटर यार, आप पहले एडजॉइंट निकाल लीजिए फिर ट्रांसपोज ले लीजिए, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। मैं बहुत बड़ा आपको नहीं दे रहा हूं, आसान डाटा दे रहा हूं,
थोड़ा सा 2 मिनट ही वेस्ट होंगे, एक बार इसे करके देख लो। तो दैट इज 2 3 -1 और 0, एक बार करके देखिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि अब तक मैंने 5 चीजें बताई हैं, उनमें ये वाली प्रॉपर्टी याद रखने लायक है ना। भले आपको लग रहा होगा कि इससे क्या फायदा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस रीचेक करेंगे जेई के, तो ये प्रॉपर्टी यूज होती है ना, फंसा देती है काफी बार। ठीक है, मैं चल रहा हूँ आगे। मे भी आपने कर लिया होगा, वैसे तो मैं चाह रहा था कि आप करें, लेकिन मैं आगे जा रहा हूँ। देख, लिसन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इफ A is symmetric matrix, A एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, then adjoint of A is also symmetric। तो मे बी अभी अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से अभी रिवाइज नहीं किया है, तो दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था। वैसे तो मैं मान रहा हूं कि पता होगा, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली हम लोग बोलते किसको है, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, तो लगे हाथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्लियर हो जाएगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं अभी मेरा मेन फोकस है सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, है ना। ये बात तो मैं बता ही दूंगा कि इसका क्या मतलब है। A matrix of order on n into n is said to be symmetric if aij is equal to aji for all ij belongs to n। मतलब जो भी है, मैं n लिखना शायद ये गलत हो जाएगा, इसको हमें लिखना चाहिए n स्मॉल n, क्योंकि n into n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मतलब aij इज इक्वल टू aji का मतलब भाई a12 हमारा a21 के बराबर हो, a13 हमारा a31 के बराबर हो, और a11 a11 के बराबर हो, a22 a22 के बराबर हो, a33 a33 के बराबर हो। और अगर मैं इसके सपोर्ट में कोई एग्जांपल देना चाहूं, तो ये लिखने में कोई बुराई नहीं है कि यार ये 3 फाइन। अगर ये 2 है तो इसको 2 डालना पड़ेगा, अगर ये -1 है तो इसको -1 डालना पड़ेगा, और अगर ये 6 है तो ये 6 डालना पड़ेगा। मेरा मेन कंसर्न था कि मेरा जो स्टेटमेंट है ये फॉलो हो रहा है। देखिए, ये तो लीडिंग डायगोनल है, मैंने गलती से तीनों को सेम ले लिया। सेम लेना कंपलसरी नहीं है, आप 6 और 0 ले लीजिए। लेट ये 3 है, ये 6 है, ये 0 है, ये भी चलेगा, क्योंकि a22 के बराबर होना चाहिए, a11 के बराबर होना चाहिए, a33 के बराबर होना चाहिए। फिर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक का मतलब क्या था, ये शायद क्लियर हो गया होगा। मेरा स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपने उसका एडजॉइंट निकाला है, तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि ये सब चीजें याद रखने वाली बात है, कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर जब वो बनाता है ना, तो क्वेश्चन में क्या करेगा कि एक तो थोड़ा मेहनत करने वाला क्वेश्चन दे देगा, आपको लगेगा कि यार मैंने मेहनत की और देखो ये तो मेरा बन गया। लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन जो डालेगा ना, वो इसी टाइप के डालता है, कि जिसमें छोटी छोटी बातें ऐड कर देगा कि यार मार्क्स तो मिला मुझे, लेकिन 4 मार्क्स लाने के लिए वो 2 चीजें भी मुझे पता होनी चाहिए थी। वहां पे ये हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए जो मैंने अगली बात बताई, और अब मैं आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट 6, अगली जो प्रॉपर्टी है, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इस पे मेहनत करें, क्योंकि डायरेक्ट लिखाने से केवल आपको नुकसान ही होगा। मतलब मे बी आपको पहले से याद होगी ये वाली बात, लेकिन अगर पहले से याद नहीं है और डायरेक्ट मैं लिखा दूंगा तो उससे नुकसान होगा। आप पहले काम करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं वो सही है या नहीं। अब काम क्या है, मैं ना एक्सपेक्ट करूंगा कि सब लोग इसको सॉल्व करेंगे। और ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दैट इज 2 0 -1 3 4 5 और 6 7 2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। फाइन, करना क्या है,
ए में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है और इसका एडजॉइंट निकाला है। क्या कोई सॉल्व करके देगा ये कितना होगा? वैसे मेरे हिसाब से मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा ये करें और करके देख लीजिए, 2-4 मिनट ही जाएगा। सर मतलब ए के टर्म्स में बताना है आपको कि पूरा Yes, सॉल्व करके ए के मैट्रिक्स टर्म्स में, ए के टर्म्स में बताना है। एक्चुअली इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे है देखो मैं बताऊं, वो आपको कैसे परेशान कर सकता है। अभी तो ये आसान लग रहा है, अब मुझे नहीं पता सब लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात सब लोग एक बार सुन लीजिए, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको करना है या नहीं करना है। क्योंकि मैं जान रहा हूँ इसमें जो कैलकुलेशन होती है ना, वो पता है कि हमें कर सकते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि लगता है यार ये कर ही लेंगे तो फिर क्यों करें। खैर, मैं बता रहा था कि क्वेश्चन खतरनाक कैसे फ्रेम होता है। ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स आपको दे दी, बोलेगा कि यार है ना, मैं इस मैट्रिक्स में 100 का मल्टीप्लाई करके अब आप इसका एडजॉइंट निकालिए। जैसे ही भाई ने 100 का मल्टीप्लाई किया, फिर ये खतरनाक डाटा बन जाता है और फिर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तब जाके फिर याद आएगा कि हाँ, हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है। मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, आप चाहें तो एक बार वेरीफाई करके देखें। प्रॉपर्टी ये है, एडजॉइंट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैंने 6 प्रॉपर्टी लिखाई है, बाकी की 5 अगर आप भूल भी जाओगे तो चल जाएगा, इसको मत भूलिएगा। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए बराबर होता है k रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ a गिवन मैट्रिक्स। मैं आपको बता रहा हूं, लिखने से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगी। एक ही क्वेश्चन दिया है, एक बार बस आप वेरीफाई करके देख लीजिए कि ये बात सही है या नहीं। अगर नहीं वेरीफाई हो रही है तो मैं आपको और कन्विंस करूंगा कि नहीं, बात तो सही है मेरी, लेकिन करके देख लीजिए, तभी शायद ये याद रहेगा। वैसे ये वो स्टेटमेंट है शुरू की 6 प्रॉपर्टीज में पहला, जिसके बिना एडजॉइंट के क्वेश्चन करना बेईमानी है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे नोट कर लें, इस प्रॉपर्टी को तो कम से कम नोट कर ही लें। एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैंने दिया है, आप इस पे काम करके देखें कि ये वेरीफाई हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाल लीजिए और फिर एडजॉइंट में k की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कि क्या वो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैंने 3 इंटू 3 ऑर्डर का दे दिया है, मैं अगली बार से 2 इंटू 2 ऑर्डर का दे दूंगा आपके जोश को देखते हुए। ठीक है, चलिए करिए आप प्लीज इसे। भाई किया किसी ने? अच्छा, टाइम लग रहा होगा, थोड़ा तो टाइम लगता है। सर हो गया सर। हो गया, बढ़िया।
मैं चल रहा हूँ अगली प्रॉपर्टी पे, आप फिर से सुनिए, है ना, हम लोग क्या करेंगे इसमें। देखिए, सो आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ ये 6 वाली प्रॉपर्टी। मैंने आपको ये बताया कि एडजॉइंट ऑफ k इंटू a बराबर होता है k रेज टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a के, है ना, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। तो ये मैं चाह रहा था कि ये एक बात आपको प्लीज याद रहे। और अब मैं चल रहा हूं अगले स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट, अगला स्टेटमेंट समझाने के लिए मुझे सबसे पहले एक टर्म समझाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। देखिए लगे हाथ क्या होगा कि जो बेसिक चीज है वो सब भी रिवाइज हो जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, फिर मैं ये अगली वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा समझाऊंगा कि प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या। देखिए वो ये बोल रहे हैं कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है, इसकी एंट्रीज लेट n इंटू n ऑर्डर की मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर ए आई जे बराबर है माइनस ऑफ ए जे आई के, अगर ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर है, तो गिवन मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान के चलो मैं 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे कमेंट कर रहा हूं, तो लीडिंग डायगोनल के लिए मेरे पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, मुझे हर हालत में इसको 0 ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कंडीशन मेंटेन नहीं हो सकती कि ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर हो, है ना, क्योंकि A11 माइनस ऑफ A11 के बराबर अगर आपको चाहिए तो 2A11 की वैल्यू 0 होनी चाहिए या A11 आपका 0 होना चाहिए। तो लीडिंग डायगोनल के तो ऑप्शन खत्म हो गए, ये तो 0 ही होगा। ये अगर 2 है तो ये -2, ये -3 है तो ये 3, और ये 6 है तो ये -6। नाउ दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए साथ साथ ये भी हमारा क्लियर हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मेरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी मेरे पास ये है कि इफ A इज ए मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने लिखा नहीं है पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, देन A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ठीक है, A इज ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, देन adjoint of A is a skew symmetrical matrix। skew symmetrical matrix होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि वो जो n है वो इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या 6 इंटू 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तब ये बात केवल काम करेगी। अदरवाइज adjoint of A is a symmetric matrix if n is odd number। तो श्रुति आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, मैं इसमें आगे मूव कर जाऊं या एक आध करके देखोगे? नहीं ठीक है, समझ में आ गया। बढ़िया, तो सर मैंने एक मिनट सर हाँ। लिख लें। हाँ लिख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये 3 मार्क्स हैं। आज जितना मैं पढ़ाऊंगा उनमें से 3 मार्क्स तो आएंगे, चाहे जेईई मेंस में आए चाहे एडवांस में आए। सर n उसका ऑर्डर है ना? यस यस सर, आगे बढ़ा लीजिए। आ गया ना। देखो शिव, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं छोटी सी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ और थोड़ा सा एक कंफर्टनेस आ जाती है कि हाँ ये बात तो सही है। देखिए ये 0 और ये 2 और ये -2। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है ना, 2 इंटू 2 ऑर्डर है इसका। ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि वो कंडीशन मेंटेन कर रही है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के। मेरे को क्या करना है, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना, फिर ये टेस्ट करना है कि जो आपने बोला है वो सही है या नहीं, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट कैरी होना चाहिए। तो जैसे मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो मुझे इनको सबसे पहले इनके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। इसका कोफैक्टर 0, इसका कोफैक्टर अगर मैं निकालता हूं तो 2 आएगा, इसका कोफैक्टर मैं निकालता हूं तो -2 आएगा, और इसका कोफैक्टर निकालता हूं तो 0 आएगा। ये इसका एडजॉइंट हो गया, है ना। अब इसका ट्रांसपोज भी लेना है, तो जैसे आप ट्रांसपोज लेंगे तो 0 2 -2 एंड 0, फाइन। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास अगेन एक
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आई है। लेकिन अगर मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता, जो कि मैं नहीं ले रहा हूं, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती। क्लियर है शिव? यस सर। ठीक। मैं अगली प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये भी क्या, अब इसके बाद ही सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो भी है 5th 6th 7th 8th जो भी है, मतलब अगली प्रॉपर्टी पे मैं बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी ये है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इंटू IN। दिस इज द, मतलब जो अगर जितनी प्रॉपर्टीज मैंने कराई हैं, जिन पे स्टार लगाए हैं, तो ये स्टार वाली प्रॉपर्टी ही है। हो सकता है इस पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, मतलब बस केवल इसमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये आ कैसे रहा है। मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं ज्यादा भी ले सकता हूं, पर मैं कम ऑर्डर पे समझा रहा हूं। आप n इंटू n ऑर्डर पे भी बात करेंगे तो भी समझ में आ जाता है। चलिए मैं n इंटू n ऑर्डर ही ले रहा हूं। A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। ऐसा करते करते AN1, AN2, AN3 एंड डॉट 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 ANN, है ना। तो ये मेरे पास n इंटू n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। मुझे करना क्या है, सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना है ना। सबसे पहले मुझे एडजॉइंट निकालना है। शायद आपको याद आ जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तो मैंने पूरा सीख लिया है कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, कि आप इनको इनके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं ट्रांसपोज लेके ही लिख रहा हूं। तो ये आएगा C11, C12, C13 डॉट डॉट C1n, C21, C22, C23 डॉट डॉट C2n, C31, C32 dot 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 C3n, and the last one is CN1, CN2, and this is CNN। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एडजॉइंट पे आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, मैंने भी अभी ये पढ़ा दिया है। तो ये जो मैंने किया है वो तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने एडजॉइंट कैसे निकाला है। अब चलते हैं आगे। एक बात बताइए, मेरे को क्या करने के लिए बोला गया है? मेरे को करने के लिए बोला गया है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। सही है। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना तो आपको आता ही होगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि ये नहीं आपको आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो A11 का C11 से मल्टीप्लाई, प्लस A12 का C12 से मल्टीप्लाई, प्लस A13 का C13 से मल्टीप्लाई। और जैसे ये मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे, जो पहली एंट्री इसकी जनरेट होगी, पहली एंट्री जनरेट होगी। और अगर आप बात करें तो ये वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट है, क्योंकि जब मैं डिटरमिनेंट आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती कैसे है। अगर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो एंट्री को उसी प्लेस के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का सम निकालना होता है। तो जो मैंने पहला मैनिपुलेशन किया उससे वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आ गई। लेकिन मे बी आपको ये प्रॉपर्टी याद हो, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर लेकिन कोफैक्टर किसी अनदर कॉलम के अगर आप यूज करते हैं तो फिर रिजल्ट जीरो आता है। मतलब अब अगर मैं सेकंड एंट्री निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट जीरो आएगा, फिर ये जीरो आएगा, फिर ये जीरो आएगा, और जीरो आता रहेगा। ऐसा करते करते जो मैट्रिक्स मेरी जनरेट होगी वो इस टाइप से जनरेट होने जा रही है। श्रुति, ये क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ जो मैंने बोला है? या मैं एक बार फिर से बोलूं मैंने क्या बोला है? नहीं हो गया सर। हो गया, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में से अगर हम बात करें, मैट्रिक्स से अगर मैं बात करूं तो ए को तो कॉमन लिया जा सकता है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 0 0 0 डॉट 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 0 1 0 डॉट डॉट डॉट, और ये करते करते यहाँ पे 1 आ गया, जिसको अपन IN भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरे काम की थी, दैट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की अगर बात करें तो ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, दैट इज वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इंटू IN के, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी। अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, मे बी शायद वो 8th प्रॉपर्टी होगी या 9th होगी, लेकिन 8th मान लेता हूं। तो 8th प्रॉपर्टी पे मैं बात कर रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो A के डिटरमिनेंट की पावर n-1 के ये बराबर होता है।
और इसको तो हम काफी जगह यूज करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की पावर n-1 के बराबर होता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आ कैसे रहा है। यहां देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की अगर मैं बात करूं तो ये बराबर था वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इनटू in के। मैंने बोथ साइड का डिटरमिनेंट ले लिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होगा नाउ दिस विल बिकम a रेज़ टू द पावर n के। मैं आपको बताता हूं ये कैसे आ रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए। अगर ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है, इस मैट्रिक्स का मैं अगर डिटरमिनेंट निकालता हूं तो ये लीडिंग डायगोनल का सबका प्रोडक्ट हो जाएगा और ये बनेगा मॉड a की पावर n। मैं गलती से उसे मॉड बोल रहा हूं, दैट इज एक्चुअली डिटरमिनेंट की पावर n, मॉड नहीं बोलना चाहिए मुझे। तो ये बनेगा डिटरमिनेंट a की पावर n। और लेफ्ट वाले को भी थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि मान के चलिए a इंटू b के प्रोडक्ट का अगर आप डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो ये a का डिटरमिनेंट इंटू b के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर n, या फिर फाइनल कमेंट आ जाता है एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 के। ये भी स्टार वाली प्रॉपर्टी ही है, मतलब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है शिव, अगर नोट करना है तो कर लो, फिर मैं आगे बात कर लूं। कर ही लो यार, भले Yes, बाद में मत देखना, लेकिन कर लो। मैं बता रहा हूं, मैं आपको 3 मार्क्स का पोर्शन पढ़ा रहा हूं आज, इसमें मिलेगा जरूर एक क्वेश्चन। सर कर लिया। ओके आगे बात करते हैं। मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये शायद 9th वाली हो गई। तो 9th वाली प्रॉपर्टी मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ a, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का 2 बार आपको एडजॉइंट लेना है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से जाते हैं तो ये इरिटेटिंग है, मतलब आपको परेशान करेगा यार ये कैसे निकालोगे। लेकिन अगर इस पे बात करें तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट टू द पावर n-2 इंटू a के। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। मैं इसको अभी समझा रहा हूं कि आ कैसे रहे, फिर आप चाहे तो नोट तो कर ही रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। यहां देखिए, तो वी हैव टू प्रूव एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की पावर n-2, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इनटू a भी है, इसको नहीं भूलना है ना। और वैसे भी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट में जब एक मैट्रिक्स है तो राइट में भी एक मैट्रिक्स आएगी ना। अगर मैं ये वाला टर्म नहीं लिखूंगा तो ये बैलेंस्ड ही नहीं होगी इक्वेशन, ट्रू और फॉल्स होने का तो मतलब ही अलग है। यहां देखिए, अभी मैंने लिखा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इनटू in के। ये मैं सबसे पहला स्टेटमेंट था जो प्रूफ किया था। मैं क्या कर रहा हूं, a को रिप्लेस कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ a से, रिप्लेस कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इधर एडजॉइंट ऑफ a और ये in। फाइन, तो इसको तो in ही लिख रहने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी शायद आपको। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। तो यहां पे अगर मैं कमेंट करूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। ये तो है एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज एडजॉइंट ऑफ a, ये एडजॉइंट ऑफ a है। और ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। ये क्या है, ये हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट टू द पावर n-1। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था कि एडजॉइंट ऑफ a, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 के बराबर होता है। यहां तक आ गया समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हो गया। देखिए अभी बस कुछ नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन में ये जो फाइनल इक्वेशन है a से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। तो इनटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होगा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की पावर n-1 इंटू a के। ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो भाई साहब है, ये जो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये सबसे पहला स्टेटमेंट था। इसको लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इंटू in इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ पे i भी होगा साथ में, अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है आपके दिमाग में तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की पावर n-1 इंटू a, या फिर अपन फाइनल कमेंट कर सकते हैं, दिस इज
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट टू द पावर n-2 इनटू ए के। सो दिस इज द फाइनल प्रॉपर्टी जो हमारे काम की थी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी काफी जगह यूज में आती है, मैं इसको 10th प्रॉपर्टी मान लेता हूं जो अगली प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको चाहिए, इसको एग्जैक्टली आप इससे ही प्रूव कर सकते हैं, कोई टफ टास्क नहीं है, मैं भी करके दिखाऊंगा अभी। और ये बराबर होता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी को नोट जरूर करिएगा, इसका डायरेक्ट यूज आता है। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, आपने उसका एडजॉइंट लिया, फिर से एक बार एडजॉइंट लेके फिर डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको सॉल्व करिए, ये दोनों रिजल्ट सेम ही आता है। और बात रहा प्रूफ का, तो प्रूफ बहुत आसान है। देखिए कैसे, हमने अभी अभी सीखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 की। ये सबसे पहला स्टेटमेंट था, पहला नहीं तो दूसरा होगा, मतलब अभी जो मैं रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया उनमें शायद ये दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास है। हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। जैसे ये क्यों जरूरी है, देखिए अभी तो क्या मैट्रिक्स चल रहा है, या रिसेंटली जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, तो ये रिजल्ट याद रहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। जेई में काफी बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यार पता नहीं क्या रिजल्ट था। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो मे बी थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट की तरफ जा पाए कि यार मैं कोई कंफ्यूजन या मेरे दिमाग में कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। जब आप ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तब तो याद ही हो जाएगा, जब नहीं पढ़ रहे हैं तो लगता है यार ये थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब पता नहीं इसका क्या था और उसका क्या था। तो जो प्रोसेस मैंने फॉलो किए हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो शायद रिकॉल करने में ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा एडजॉइंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 के लिख सकते हैं, और ये तो पहले से क्लियर है, ये वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की पावर n-1 और उसकी पावर n-1, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। नोट कर लो शिव, अगर करना है तो मेरे हिसाब से कर ही लो। यस सर, कर रहा हूँ। हाँ, सर हो गया। हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी है जो अगली वाली में दे रहा हूं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इनफैक्ट इसको आप एक स्टेटमेंट से याद रख सकते हैं, ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए बिहेव सेम। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बात सही है। मैंने क्या लिखा है, ये मैंने कहा कि ये मल्टीपल चॉइस के लिए आपको हेल्प करेगा ये वाली लाइन, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए सेम टाइप से बिहेव करते हैं। सेम टाइप से बिहेव करने का मतलब क्या है, इसमें 3 स्टेटमेंट हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर ए मेरे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए सिंगुलर, ये सिंगुलर है, मैं बोल देता हूं ना, मैं लिखूंगा तो लिख भी सकता हूं, वैसे मैं 3 बातें बता रहा हूं, आप चाहें तो इसे नोट कर लें, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है। इफ ए इज सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिंगुलर, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, एंड इफ ए इज इन्वर्टिबल देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, अगर नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर रहेगा, और इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल रहेगा। मैं तीनों का मतलब भी समझा देता हूं, आप पहले नोट कर सकते हैं पूरा लैंग्वेज जो मैंने बोला, कि अगर एक मैट्रिक्स है ए जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिंगुलर ही आता है। अगर एक मैट्रिक्स है ए जो कि नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स भी एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर ही आता है। अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अब इन्वर्टिबल मैं अभी समझाऊंगा, तो उसका एडजॉइंट भी इन्वर्टिबल रहता है। तो मैंने जैसे कहा कि मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि ये क्या है इसका मतलब। देखिए सपोज आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान के चलो यहाँ पे एंट्री डाली ए बी सी डी ई एफ जी एच की, ये मैंने एक मैट्रिक्स डाल दी,
किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। दैट इज अ प्रॉपर्टी फॉर द सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैंने शुरू के 2 स्टेटमेंट में तो केवल यही बात बताई है। अब वहां जाके चेक तो नहीं करोगे ना कि वो बोलेगा कि यार एक मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, अब इसके इनवर्स पे कमेंट करिए या इनवर्स की वैल्यू बता दीजिए। आप जरा सोचिए ये क्वेश्चन कितना खतरनाक बन जाता है। एक अच्छा का कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट डाल के एक मैट्रिक्स बनाए, वो केवल आपको ये बोले कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और वहां पे अगर वो सिंगुलर है तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं ना कि एडजॉइंट भी 0 ही होगा, वहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे 3x3 ऑर्डर का टेस्ट करना पड़ेगा, तो आप अपना तो जान ही रहे कितने आलसी लोग हो, तो वो तो करोगे नहीं आप, या फिर थोड़ा सा उसमें टाइम भी खराब होने वाला है। तो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस में काम करेगा। अगर सिंगुलर है तो एडजॉइंट भी सिंगुलर होगा, अगर नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर होता है, और अगर वो इन्वर्टिबल है, हाँ इन्वर्टिबल पे बात करते हैं हम लोग, उन सारी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं जिनमें ये कंडीशन काम करती है कि मैं अभी वैसे इन्वर्स पे पूरा अच्छे से बात करूंगा, जो ए बी इंटू आई को मेंटेन करे। मतलब ए सपोज एक मैट्रिक्स है और बी एक अनदर मैट्रिक्स है जिसका जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूं और आई अगर निकल के आ रहा है तो बी हम लोग, और अगर आई निकल के आ रहा है तो हम बोलते हैं कि ए हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का केवल मतलब ये है जिसका इनवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनवर्स कब कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इनवर्स का पार्ट है, तो मैं जब इनवर्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे बात करूंगा। सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिंगुलर है तो एडजॉइंट भी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही होता है। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। The next property for the given statement is कि adjoint of A into B, दो मैट्रिक्स हैं, पहली मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है, आपने दोनों को प्रोडक्ट करके फिर इसका एडजॉइंट लेना है। ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A के। आप इसे भी नोट करिएगा। चलते हैं आगे।